बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उसका एक दूसरा नेम होता है जिसे कहते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं वो अब हम आगे देखेंगे, और इसका ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसमें रेडियो वेव्स भी होती हैं और विजिबल अल्ट्रावायलेट भी होती हैं, विजिबल भी होती हैं, और क्या होती है, इंफ्रारेड होती है, एक्स रेज होती हैं और माइक्रोवेव्स होती हैं, ठीक है। तो यूवी और अल्ट्रावायलेट और विजिबल के बाद क्या आता है आईआर। आईआर में क्या होता है, इंफ्रारेड, इसको कहते हैं रेडिएशन। तो इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव नंबर्स होती हैं, और इसके बारे में स्टडी करेंगे आईआर रेडिएशन के बारे में, जो कि इसमें होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम देखते हैं तो अगर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात की जाए तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, उसके अंदर वाइब्रेशंस हो रही होती हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रही होती हैं, वाइब्रेशंस हो रही होती हैं। ये वाइब्रेशन डिपेंड किस चीज़ पे करती हैं, यानी कि ये एक करेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नेचुरली, और ये जो डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पर और मैसेज ऑफ बॉन्डेड एटम, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड और मैसेज ऑफ बॉन्डेड एटम पर। इसके अंदर जैसे कि ये एक ऐसे ना, इनके ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान ये वाइब्रेशंस हो रही होती हैं, ये नेचुरली हो रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आईआर रेडिएशंस होगी, जो आईआर रेडिएशन आके इसके ऊपर फॉल करेगी, और इसके अंदर आईआर के अंदर को भी होती है हमारे पास वाइब्रेशंस, ठीक है। जितनी वाइब्रेशन जो इस वाइब्रेशन के इक्वल हो जाएगी ना, जो आईआर की रेडिएशन आएगी जो इस वाइब्रेशन मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन की इक्वल हो जाएगी, तो वहाँ पर एब्जॉर्बेंस होगी, ठीक है। वो आगे हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी तक हमें यह पता चला कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं नेचुरली, जो कि डिपेंड करती हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पर और मैसेज ऑफ बॉन्डेड एटम पर, कि बॉन्डेड जो एटम है उनका मैसेज क्या है, ठीक है। अब ये जो आईआर रीजन है, इसके अंदर जो मोस्टली यूज्ड आईआर रीजन होता है, जो कि केमिस्ट मोस्टली यूज करते हैं, वो उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज होती है 0.5 से एंड 16 माइक्रोमीटर, ठीक है। और अगर इसको माइक्रोमीटर है और ये वेवलेंथ की बात हो रही है, ठीक है, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, माइक्रोमीटर। और अगर वेव नंबर्स की यानी कि फ्रिक्वेंसी की बात की जाए, वेव नंबर की बात की जाए, तो वो क्या होगी कि 4000 से 625 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये किसका यूनिट होता है, वेव नंबर्स का, और वेव नंबर को हम फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं। ये क्या है, मोस्टली यूज्ड आईआर रीजन होता है। आईआर रीजन के अंदर नियर आईआर रीजन होता है और एक फार आईआर रीजन होता है, ठीक है। जो नियर आईआर रीजन होता है इसमें 0.8 से लेके इसके अंदर जो आती है वेव नंबर 0.8 टू 2.5, ठीक है, माइक्रोमीटर। और जो फार आईआर रीजन होता है इसके अंदर कितने वेवलेंथ की होती है, यहाँ से होता है 2.5 से 16 से 10⁻³ माइक्रोमीटर,
ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी वेवलेंथ की बात कर ली हमने। अगर हम देखें कि आई आर रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्बेंस कैसे शो करते हैं, ट्रांसमिटेंस कैसे शो करते हैं, और इसके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो अगर एब्जॉर्बेंस की बात की जाए, हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ इसके अंदर क्या हो रही हैं, वाइब्रेशनल, इसके अंदर वाइब्रेशंस हो रही हैं, ठीक है। तो जो आई आर है इसके पास भी वाइब्रेशनल रेडिएशन है, यानी कि इसके अंदर भी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है। वो आई इसके साथ उसने इंटरेक्ट किया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट किया। तो अगर तो इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इक्वल होगी आई आर की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से। आई आर मतलब इंफ्रारेड वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से। अगर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इक्वल होगी आई आर की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के, जो इसके ऊपर मतलब कि फॉल हुई है, जिसके ऊपर आके पड़ी है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, अगर इक्वल हो जाती है तो एब्जॉर्बेंस होगी। और ये एब्जॉर्बेंस होगी हमारे शो कैसे होगी, ये एक जो होगा ना, इसकी एब्जॉर्बेंस की पीक आएगी कुछ इस तरह से, जिस तरह भी पीक आएगी ना इसकी, तो एब्जॉर्बेंस जो बैंड होगा ना उस पर पीक आएगी। एब्जॉर्प्शन बैंड पे क्या आएगी, एब्जॉर्बेंस की पीक आएगी। तो हमें शो होगा एब्जॉर्प्शन बैंड पे कि हाँ कि यहाँ पर आके एब्जॉर्बेंस हो रही है, ठीक है। तो दूसरी तरफ अगर ट्रांसमिटेंस की बात की जाए, तो जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, जो मतलब कि जो रेडिएशन आ रही है आई आर की, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, इसके साथ इंटरेक्ट नहीं हो रही, वो सीधा ट्रांसमिट हो रही है। और जो इसको हम फिर क्या कहेंगे, ट्रांसमिटेंस। जो ट्रांसमिट बाहर जा रही है, मतलब कि ट्रांसमिट हो रही है, उसको हम ट्रांसमिटेंस कहेंगे, ठीक है। और एक और बात, ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब जैसे कि इसकी एक और इक्वेशन होती है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच वी, ऐसे जितनी भी लाइट है जो आई आर की रेडिएशन की, वो इज इक्वल होगी उसकी एनर्जी चेंज के, ठीक है। ये देखो, अगर तो यहाँ से एब्जॉर्बेंस हो रही होती है, एब्जॉर्शन हो रही होती है, जो बैंड पे शो होता है। ट्रांसमिटेंस अगर मैक्सिमम होती है तो ये हमें एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर ट्रांसमिटेंस मैक्सिमम होती है तो उसका स्केल कौन सा होगा, वर्टिकल स्केल होगा। और ये हमें किस चीज़ पे शो हो रहा होगा कि स्पेक्ट्रा पे कैसे शो हो रहा होगा, उसकी एक पीक बन रही होगी ऐसे, ठीक है। यानी कि ऐसे है ना, ये स्पेक्ट्रा बना हुआ है, उसके ऊपर ऐसे पीक्स बन रही होंगी। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसमिटेंस ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एब्जॉर्बेंस क्या होगी, मिनिमम होगी, मतलब उसके अंदर एब्जॉर्बेंस कम होगी। तो अगर तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, ये स्पेक्ट्रा जो है, इसके स्पेक्ट्रा के ऊपर जो पीक आ रही है वो शो करेगी कि इसके अंदर इस मॉलिक्यूल के अंदर एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है या एब्जॉर्बेंस कम है। वो हमें पीक से पता चलेगा, ऐसे पीक बन रही होगी तो उससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है और एब्जॉर्बेंस कम है। अगर यहाँ पे जैसे एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस की बात हो रही है, तो जो होती है ना एब्जॉर्बेंस, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ट्रांसमिटेंस होती है उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो आई आर में एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस के लिए हम वेव लेंथ या फिर वेव नंबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेव लेंथ या फिर वेव नंबर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेक्ट्रा पे जो स्पेक्ट्रा आएगा उस पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेव लेंथ और वेव नंबर का। जो वेव लेंथ होती है उसको माइक्रोमीटर से, इसका यूनिट क्या होता है, माइक्रोमीटर। वेव लेंथ का यूनिट क्या होता है, माइक्रोमीटर। और वेव नंबर का यूनिट क्या होता है, रेसिप्रोकल सेंटीमीटर।
तो ये इसका यूनिट है वेव नंबर का। ये जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था कि वेवलेंथ में हमने माइक्रोमीटर यूज़ किया था। अब जिस माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहते हैं, माइक्रोन, ठीक है, इसको माइक्रोन भी कहते हैं। अच्छा, ये जो वेव नंबर है ना, यहाँ पे बहुत सी जगह पे ना मोस्टली इसको हम फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कह लो या वेव नंबर कह लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे दो बातें हम पता चलेंगी। जो वेव लेंथ होगी उसको माइक्रोमीटर में बताएंगे, और जो वेव नंबर होगा, अगर वेव नंबर की बात की जा रही है तो यहाँ पे सेंटीमीटर, रेसिप्रोकल सेंटीमीटर में बताएंगे। और इसको वेवलेंथ को माइक्रोन में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वेवलेंथ के यूनिट को। और यहाँ पे जो वेव नंबर होगा उसकी फ्रिक्वेंसी, उससे फ्रिक्वेंसी भी लिखेंगे बहुत सी जगह पे, फ्रिक्वेंसी कह लें या वेव नंबर कह लें। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो कि आईआर की ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल जो कि क्या करेगा, आईआर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, आईआर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये शो करेगा एब्जॉर्शन बैंड, बहुत सा एब्जॉर्शन बैंड शो करेगा, एब्जॉर्शन बैंड रिच होगा, यानी कि इसके अंदर बहुत से एब्जॉर्शन बैंड शो होंगे। अच्छा, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एनेंशियोमर्स होते हैं, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स, ठीक है। ये एनेंशियोमर जो होते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के एनेंशियोमर होते हैं। एनेंशियोमर क्या होता है, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल जो सेम इसी की तरह का होगा, लेकिन वो एक, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो मतलब कि ये दोनों सेम है ना, इनका सेम होगा, बस मिरर इमेज होंगे। और यानी कि इनके कुछ एटम्स होंगे जो यहाँ पर होंगे और इसमें जो दूसरी साइड पे होंगे, इस तरह से। तो ये दोनों ना स्पेक्ट्रम में ना सेम होंगे, ठीक है, जो स्पेक्ट्रा शो होगा हमारे पास उसमें क्या होंगे, सेम होंगे। और एक और बात जहाँ पे है, जो पीक बाय पीक कोरिलेशन, यानी कि जहाँ पे पीक बाय पीक कोरिलेशन हो रहा होगा वहाँ पे दो सैंपल्स होंगे, और जहाँ पे टू सैंपल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह, पीक बाय पीक कोरिलेशन से। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कौन सी है, कार्बोनिल की, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना, ये डाई एन हेक्साइल कीटोन में भी उसी यानी कि ये डाईहेक्साइल कीटोन और जो एसीटोन होता है, एसीटोन, ये दोनों, इनकी फ्रिक्वेंसी, जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना, इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर सेम होती है। वो कैसे, देखो कि जब ये दोनों एसीटोन और डाई एन हेक्साइल कीटोन है ना, इनके अंदर क्या होता है, कार्बोनिल होता है। कार्बोनिल क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो बेसिकली ये जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, ये डिटरमाइन करती है एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उसको डिटरमाइन करती है। क्या चीज़, ये सबसे मेन पॉइंट है। ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि कार्बोनिल है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो जब कार्बोनिल जो है, ये एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। इसकी कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी। तो जो भी इसकी फ्रिक्वेंसी होगी ना, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी कह लें या फिर एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी कहें, एब्जॉर्प्शन
फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब अब हमने एक देखना है कि एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हमने देखना है कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है अगर है तो वो कार्बोनिल, अगर फॉर एग्जांपल वो कार्बोनिल का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अगर तो वो कार्बोनिल का फंक्शनल ग्रुप है तो वो उसकी ना एक फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर वो ना एब्जॉर्प्शन शो करेगा स्पेक्ट्रा पे। ये स्पेक्ट्रा होगा ना उसके ऊपर ना एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर वो एब्जॉर्प्शन शो करेगा। अगर तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन शो होगी, अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन शो नहीं होगी, यानी कि वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पर कोई पीक नहीं बनेगी, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को और फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, इसी तरह से हर फंक्शनल ग्रुप की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब होते हैं। वो हम एक एक करके सारी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कितनी फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब होता है।